Good evening, everyone. So, in the last class we were discussing about arches. Last class में हम डिस्कस कर रहे थे आर्चेस के बारे में. आर्चेस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी that what is being termed as arch. हमने ये डिस्कस कर लिया था कि आर्च का मतलब क्या होता है. So, आर्च क्या होती है? आर्च is a structure which is constructed with the help of the wedge-shaped units. Wedge-shaped unit may be brick also, may be stone also, which are binded together with the help of the mortar, जिसको हम बाइंड कर देते हैं मोटार की मदद से. मोटार सीमेंट मोटार भी हो सकता है, मोटार लाइम मोटार भी हो सकता है. मोर ओवर इट इज बीइंग प्रोवाइडेड ओवर अ ओपनिंग, तो उसको हम स्पैन करते हैं एक ओपनिंग के ऊपर. ये ओपनिंग डोर की भी हो सकती है, विंडो की भी हो सकती है, और कोई ओपनिंग भी हो सकती है. देयर में बी सेवरल ओपनिंग इन दी स्ट्रक्चर्स. जिसका काम क्या होता है? और द पर्पस ऑफ द आर्च, द पर्पस ऑफ द आर्च इज टू ट्रांसफर द लोड ऑफ द वॉल अबव इट ओवर दी सपोर्ट्स. सपोर्ट्स को हम अब्यूटमेंट बोल देते हैं या सपोर्ट को हम पियर बोल देते हैं. दिस आर्च में ऑल्सो ट्रांसफर दी सुपर इम्पोज लोड टू दी सपोर्ट. तो हो सकता है ये ऊपर वाली वॉल का लोड सपोर्ट करे, या ऐसा भी हो सकता है जो सुपर इम्पोज्ड लोड है या वेट है उसको भी सपोर्ट कर जाए. तो ये बेसिक पर्पस होता है आर्च का. दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ द आर्च एंड हाउ इट्स बीइंग डिफाइंड वो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे. तो ये पहला पॉइंट डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में कि आर्च होती क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है. फिर दूसरा पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आर्च के. देयर आर सेवरल एलिमेंट्स ऑफ द आर्च व्हिच वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास. सबकी मैंने आपको पिक्चर में रेफरेंस भी दिखाई थी. आई हैव शोन अ पिक्चर इन व्हिच द रेफरेंस ऑफ दैट एलिमेंट वाज बीइंग शोन टू यू. कौन कौन से एलिमेंट की बात करी थी हमने आर्च के अंदर? हमने बहुत सारे एलिमेंट लिए थे. इंट्राडोर्स, सॉफिट, एक्स्ट्राडोर्स, वॉइसर. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट वॉइसर के बाद क्राउन. आई हैव टॉक्ड अबाउट क्राउन. कीस्टोन की बात करी थी. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट स्पेंड्रिल. इनफैक्ट अभी डायग्राम आपके सामने होगा, उसको भी देख सकते हो. वी हैव टॉक्ड अबाउट स्पेंड्रिल. फिर बात करी थी हमने स्क्यू बैक की. आई हैव टॉक्ड अबाउट स्क्यू बैक. फिर बात करी थी हमने स्प्रिंजिंग पॉइंट्स, स्प्रिंजिंग लाइन और स्प्रिंजर की. तो जो पहला वॉइसर होता है उसे स्प्रिंजर बोल देते हैं. फिर इसके बाद हमने बात करी थी स्पैन की. आई हैव टॉक्ड अबाउट द स्पैन. आई हैव टॉक्ड अबाउट राइज. आई हैव टॉक्ड अबाउट द डेप्थ. आई हैव टॉक्ड अबाउट द थिकनेस. फिर इसके बाद हमने बात करी थी वी हैव टॉक्ड अबाउट आर्केड. कि आर्केड होता है रो ऑफ आर्चेस प्रोवाइडेड इन कंटिन्यूएशन इज टर्म्ड एज आर्केड. फिर हमने बात करी थी अब्यूटमेंट और पियर की. तो जो एंड सपोर्ट होता है आर्च का उसे हम अब्यूटमेंट बोलते हैं. जो सपोर्ट बीच में होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? द इंटरमीडिएट सपोर्ट इज टर्म्ड एज पियर. तो अब्यूटमेंट और पियर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था. ये हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि आज के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं. द थर्ड ऑफ द पॉइंट विच वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास वाज कि जो फेलियर होता है आर्च का वो किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है. द फेलियर ऑफ द आर्च में बी बिकॉज ऑफ 4 रीजन. 4 रीजन बताए थे आपको. बिकॉज ऑफ द क्रशिंग ऑफ द मेसनरी, मेसनरी क्रश कर जाए. जो वॉइजर है वो क्या कर जाए? स्लाइड कर जाए. रोटेशन हो जाए किसी किसी भी जॉइंट के अबाउट. रोटेशन हो जाए किसी भी जॉइंट का अबाउट द एज. तो रोटेशन ऑफ सम जॉइंट अबाउट द एज. और चौथा रीजन बताया था आर्च के फेल होने का, जो अब्यूटमेंट या पियर है इनकी अनइक्वल सेटलमेंट हो जाए. ये 4 तरीके होते हैं जिससे हमारी आर्च क्या कर सकती है? फेल कर सकती है. बिकॉज ऑफ द आर्च में फेल. तो ये हमारा तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था. दिस वाज द थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट वी रेफर्ड इन अवर लास्ट क्लास, जो हमने लास्ट क्लास में एनालाइज किया था. इन टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? आज के क्लास में, हाँ आज की क्लास में हम आर्च फिनिश कर देंगे. विल फिनिश ऑफ द आर्च. कोशिश करेंगे खत्म हो जाए आर्च. सो इन टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्चेस. तो आज का जो पूरा लेक्चर बेस्ड होगा वो बेस्ड होगा क्लासिफिकेशन ऑफ आर्च के ऊपर. So in today's class we'll be talking about classification of arch. तो हर आर्च के पास में मैं लिख दूंगा उसके फंक्शंस या फीचर्स जो है. हाँ ये सही रहेगा. डायग्राम भी बना हुआ है तो पास में लिख दूंगा मैं उसके. तो in today's class I'll be talking about classification of arch. आज की क्लास में बात करूंगा classification of arch के बारे में. So we'll be talking about classification of the arches. अब आर्च को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके. There are several methods available to classify the arch. जैसे we can classify the arch on the basis of its shape. शेप के बिहाफ पे क्लासीफाई कर सकते हैं. नंबर ऑफ सेंटर के बिहाफ पे क्लासीफाई कर सकते हैं. वर्कमैनशिप के बिहाफ पे क्लासीफाई कर सकते हैं. और कौन सा मटेरियल हमने यूज किया उसके बिहाफ पे क्लासीफाई कर सकते हैं. सो आई कैन क्लासीफाई द आर्च ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल यूज, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेंटर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्कमैनशिप. तो एक एक करके सारे उठाते हैं. तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग. सो इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. सो इट कैन बी classified on the basis of the following. It can be classified on the basis of following. तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे आर्च को क्लासिफाई करने के. पहला तरीका उठाया
on the basis of the following. First, on the basis of the shape. So on the basis of shape. So on the basis of shape. अब हमें एनालाइज करना है आर्च को किसके बिहाफ पे, शेप के बिहाफ पे, कि शेप के बिहाफ पे कैसे क्लासिफाइड होती है। एक एक करके उठाते हैं, सबकी पिक्चर भी आपके सामने बनी हुई है। द फर्स्ट ऑफ द आर्च इज फ्लैट आर्च। तो पहली आर्च जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं शेप के बिहाफ पे, इसको हम बोलते हैं फ्लैट आर्च। पहले एक बार इसको देख लेते हैं, इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आई जूम इट ऑफ सो दैट यू आर एबल टू सी इट क्लियरली, फिर बाद में मैं मेंशन कर दूंगा। तो ये हमारी फ्लैट आर्च है, मार्क भी करके दे देता हूँ डायग्राम के अंदर। सो दिस इज अवर फ्लैट आर्च। नाम से समझ में आ रहा है इसकी शेप कैसी है, फ्लैट आर्च है। सो फ्लैट आर्च इज यूजुअली, फ्लैट आर्च, तो आप बोलेगा एक फ्लैट आर्च हैज यूजुअली एन एंगल फॉर्म्ड बाय द स्क्यू बैक व्हिच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक फ्लैट आर्च के अंदर जो एंगल बनाती है स्क्यू बैक, स्क्यू बैक क्या बताया था आपको, व्हाट वाज द टर्म एज स्क्यू बैक। तो कल की क्लास में स्क्यू बैक को डिस्कस करके दिया था मैंने आपको। स्क्यू बैक क्या होती है, इट इज द इंक्लाइंड पोर्शन ऑफ द अब्यूटमेंट व्हिच इज डिजाइंड टू रिसीव द आर्च। तो ये हमारे अब्यूटमेंट है, दीज आर अवर अब्यूटमेंट। अब्यूटमेंट का जो इंक्लाइंड पोर्शन है जो आर्च को रिसीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू बैक बोलते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्क्यू बैक। तो फ्लैट आर्च में क्या होता है, इन फ्लैट आर्च the inclined portion of the abutment which is termed as what, skew back, forms an angle of approximately 60 degree। तो ये एंगल कितना बना रहा होता है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करके दिखा दूंगा आपको, तो ये एक्सटेंड करके दिखाया, ये एंगल आपको मिलेगी 60 डिग्री की। यू विल फाइंड दिस एंगल टू बी 60 डिग्री। तो फ्लैट आर्च के अंदर जो स्क्यू बैक है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। सो इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अभी मेरा पेज खत्म हो गया, ये नीचे जाके मिलेगा इसके 60 डिग्री पे, तो ये 60 डिग्री एंगल निकल के आ जाती है। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। So flat arch has usually the angle formed by the skew back as 60 degree with the horizontal। क्लियर है चीज, तो ये चीज समझ में आती है, दैट कैन बी अंडरस्टूड। इसमें जो इंट्राडोज होते हैं और जो एक्स्ट्राडोज होते हैं आर फ्लैट, देयर बाय इट इज टर्म्ड एज फ्लैट आर्च। तो इंट्राडोज द इनर कर्व ऑफ द आर्च, एक्स्ट्राडोज द आउटर कर्व ऑफ द आर्च। तो ये वो आर्च होती है जिसमें इंट्राडोज और एक्स्ट्राडोज क्या होते हैं, जिसमें इंट्राडोज और एक्स्ट्राडोज क्या हो, फ्लैट हो। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, फ्लैट आर्च बोलते हैं। फ्लैट आर्च किसके लिए यूज की जाती है, लाइट लोड के लिए की जाती है। इट इज यूज फॉर द लाइट लोड एंड ओनली फॉर द स्पैन अप टू द 1.5 मीटर। अगर स्पैन 1.5 मीटर के आसपास है तब आप फ्लैट आर्च को यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी निकल के आती है किसकी, फ्लैट आर्च की। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लैट आर्च। अब जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, वॉट एवर पॉइंट्स आई हैव डिस्कस, एक बार उसको मेंशन करके दे देता हूँ आपको मैं। तो पहला पॉइंट, सो वी कैन से इट इज द टाइप ऑफ आर्च। So we can say it is the type of arch. It is the type of arch. It is the type of arch in which intradose and extradose are flat। ये वो आर्च होती है जिसमें इंट्राडोज और एक्स्ट्राडोज क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। इन विच द इंट्राडोज एंड एक्स्ट्राडोज आर फ्लैट। तो ये बात समझ में आती है हमें। नेक्स्ट, it is used for light loads। So it is used for light loads and for span up to 1.5 मीटर एंड फॉर स्पैन अप टू 1.5 मीटर। ये दूसरी चीज ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट, इन दिस केस, वी कैन से इन दिस केस जो हमारा स्क्यू बैक है वो कितना एंगल बना देता है, 60 डिग्री का एंगल बना देता है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो इन दिस केस स्क्यू बैक, in this case skew back makes an angle of 60 degree, makes an angle of 60 degree with horizontal। तो वो चीज अब दिखा सकता हूं मैं आपको, कहाँ गई, हाँ ये रही। तो 60 डिग्री और ये एंगल भी कितना निकल के आ रहा है, 60 डिग्री निकल के आ रहा है। दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो आपको ये वाली एंगल भी कितनी मिल जाएगी, दिस एंगल विल ऑल्सो भी 60 डिग्री। तो ये एंगल भी आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। सो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ये एंगल बनाता है 60 डिग्री का हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये हमारे पहले टाइप की आर्च है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, टेक्निकली टर्म्ड एज फ्लैट आर्च। इंट्राडोज एक्स्ट्राडोज फ्लैट होते हैं, छोटे स्पैन के लिए यूज करते हैं 1.5 मीटर के आसपास। अगर लाइट लोड हो तब आप यूज कर सकते हो। इसमें जो स्क्यू बैक है वो एंगल बनाता है 60 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये सारी प्रॉपर्टी निकल के आती है हमारी फ्लैट आर्च की। ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लैट आर्च। क्लियर है चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द नेक्स्ट ऑफ द आर्च विच इज अवेलेबल विद अस इज टर्म्ड एज सेगमेंटल आर्च। तो इसका भी डायग्राम है मेरे पास। आई हैव द डायग्राम ऑफ दिस सेगमेंटल आर्च ऑल्सो। तो मैंने सारी आर्चों के डायग्राम ही इकट्ठे करके आपको दिखा दिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे, so that you are able to understand the entire aspect. So next of the arch is termed as what? Segmental arch. तो अगली जो आर्च हमारे पास निकल के आती है सेगमेंटल आर्च है। एक बार देखता हूँ सेगमेंटल आर्च कहाँ है। हो सकता है पीछे ही हो, नहीं तो फिर ये वाला डायग्राम मिस हो गया, मेरे को बना के दिखानी पड़ेगी आपको। सो सेगमेंटल आर्च, तो इट्स नॉट देयर। सेगमेंटल आर्च नहीं है तो इसका डायग्राम मैं आपको अलग से बना के दिखा दूंगा। आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ सेगमेंटल आर्च सेपरेटली। चलिए स्टार्ट करते हैं सेगमेंटल आर्च को। सो नेक्स्ट ऑफ द आर्च विच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज सेगमेंटल आर्च। नाउ एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम में लिखा हुआ है सेगमेंटल आर्च है, क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हो आप इससे? व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेगमेंटल आर्च? So we can say this is the most common type of the arch which is used for the building. सबसे कॉमन आर्च है जो हम बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं। सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द आर्च विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द बिल्डिंग। द सेंटर ऑफ दिस आर्च लाइज बिलो द स्प्रिंजिंग लाइन। इस आर्च का जो सेंटर है वो लाई करता है किसके नीचे? ब्रिंजिंग लाइन, जो हमारी स्प्रिंजिंग लाइन है उसके नीचे। तो द सेंटर ऑफ दिस आर्च लाइज बिलो द सेंटर ऑफ द स्प्रिंजिंग लाइन। स्प्रिंजिंग लाइन क्या होती है? स्प्रिंजिंग लाइन वो लाइन होती है या वो इमेजिनरी लाइन होती है जो स्प्रिंजिंग पॉइंट को ज्वाइन करे। और स्प्रिंजिंग पॉइंट क्या बताए थे? वो पॉइंट बताए थे जहां से हमारे आर्च की कर्व स्टार्ट होती है, इसको हमने स्प्रिंजिंग पॉइंट बोला। तो सेगमेंटल आर्च सबसे कॉमन आर्च होती है। ये वो आर्च होती है जिसका सेंटर हमारे स्प्रिंजिंग लाइन से क्या करता है? नीचे लाई करता है, विच लाइज बिलो द स्प्रिंजिंग लाइन। ये जो आर्च होती है ट्रांसफर्स द थ्रस्ट ओवर द एब्यूटमेंट एट एन इंक्लाइन डायरेक्शन। तो ये आर्च जो थ्रस्ट है उसको ट्रांसफर करती है एब्यूटमेंट के ऊपर इंक्लाइंड डायरेक्शन के अंदर। कैसे? अब इसे मुझको बनाना की दिखाना पड़ेगा। आई हैव टू शो दिस। तो एक बार मैं शेप सेलेक्ट कर लूँ। आई विल सेलेक्ट दी शेप। सो शेप सेलेक्ट करनी है। कर्व है कहीं पे? नहीं है कर्व, तो मैं फ्री हैंड से बना के दिखा रहा हूँ आपको। आई एम शोइंग यू दिस फ्री हैंड ओनली। तो एक तो हमारे ये सेगमेंट दिखाने हैं, दूसरे आपको अब्यूटमेंट दिखाने हैं। सो दिस आर दी अब्यूटमेंट्स। तो ये अब्यूटमेंट्स है, फिर आपको सेगमेंट्स दिख जाएंगे इसके अंदर। तो ये जो आर्च है ट्रांसफर करती है लोड को अब्यूटमेंट के ऊपर इंक्लाइंड डायरेक्शन के। सो ट्रांसफर द लोड ओवर द अब्यूटमेंट इन इंक्लाइंड डायरेक्शन। सो इट कैन बी सीन, ये हमारा की स्टोन है, दिस इज अवर की स्टोन। सो दिस इज अवर की स्टोन। सो दिस इज सेगमेंटल आर्च। ये सेगमेंटल आर्च कहलाती है। So this arch is technically termed as what? Segmental arch। सबसे कॉमन आर्च होती है। It is the most common arch which is available with us। तो पहला पॉइंट ये लिख रहा हूँ, this is the most common type of arch। So this is the most common type of arch। This is the most common type of arch। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ आर्च है जो हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, इसका जो सेंटर है वो किसके नीचे होता है? इट्स सेंटर लाइज बिलो द स्प्रिंजिंग लाइन। इट्स सेंटर लाइज बिलो दी स्प्रिंजिंग लाइन। बना के दिखा देता हूँ एक बार स्प्रिंजिंग लाइन आपको। इट्स सेंटर लाइज बिलो दी स्प्रिंजिंग लाइन। इसका सेंटर स्प्रिंजिंग लाइन के नीचे लाई करता है। तो इसका जो सेंटर है वो स्प्रिंजिंग लाइन के नीचे लाई करता है। तो ये हमारी आर्च है। ये मैंने आपको इसका सेंटर बना के दिखाया, ये इसका सेंटर मार्क कर दिया, दिस इज द सेंटर विच इज बीइंग मार्क्ड। और अब एक स्प्रिंजिंग लाइन बना के दिखानी है, ये हमारी स्प्रिंजिंग लाइन है। तो इस आर्च का जो सेंटर है वो स्प्रिंजिंग लाइन के नीचे लाई करता है। सो नाउ इट कैन बी विजुअलाइज क्लियरली। तो ये इसका सेंटर है सी। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला था? ये लोड को ट्रांसफर करता है एब्यूटमेंट के ऊपर इंक्लाइंड डायरेक्शन में। तो दिख रही है चीज? So it transfers the load over the abutment in inclined direction। So we can say the thrust transferred by this over the abutment। So we can say the thrust transferred by this arch। So thrust transferred on the arch, thrust transferred by the arch on the abutment। So thrust transferred on the abutment
is at an inclination, is at an inclination, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया, is at an inclination, खत्म कहानी इसकी. So the thrust transferred by the arch over the, so the thrust transferred by the arch over the abutment is at an inclination. ये inclination पे इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. तो ये हमारी होती है सेगमेंटल आर्च. तो ये भी किसके बिहाफ पे, शेप के बिहाफ पे. सो दिस क्लासिफिकेशन इज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. जो तीसरी आर्च है वो आपको दिख रही है यहाँ पे. सो थर्ड ऑफ द आर्च इज सेमी सर्कुलर आर्च. सो थर्ड आर्च ऑन द बेसिस ऑफ द शेप इज टर्म्ड एज सेमी सर्कुलर आर्च. चेक करो एक बार, इसको जूम करके दिखाता हूँ. सो जूम इट, नाउ यू विजुअलाइज इट. अब देखो, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्च. देखो इसमें की स्टोन साफ साफ दिख रहा है. सो की स्टोन कैन बी विजुअलाइज्ड वेरी क्लियरली. तो की स्टोन है, इसे क्या बोलेंगे, दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट. जो पहला वॉइजर होता है इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है, स्प्रिंजर बोला जाता है. द फर्स्ट वॉइजर इज टर्म्ड एज स्प्रिंजर. तो स्प्रिंजर भी दिख रही है हमें, इंट्राडोज भी दिख रही है, इनर कर्व, एक्स्ट्रा डोज भी दिख रही है, आउटर कर्व. तो वो जो सारी बातें आपको बताई थी वो दिख रही है यहाँ पे. ये कौन सी ओपनिंग के ऊपर दे रखी है, दरवाजे के ऊपर दे रखा है. सो इट इज प्रोवाइडेड ओवर द ओपनिंग ऑफ द डोर. तो ये बात भी समझ में आती है. अब सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी. सो सेमी सर्कुलर आर्च, पहला पॉइंट, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट. ये मॉडिफिकेशन होती है हमारी सेगमेंटल आर्च की. तो हम बोलेंगे पहला पॉइंट, सेमी सर्कुलर आर्च इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेगमेंटल आर्च. इस आर्च का सेंटर किसके ऊपर लाई करता है, ये जो आर्च है इसका सेंटर किसके ऊपर लाई करेगा, स्प्रिंजिंग लाइन के ऊपर लाई करेगा. चेक कर सकते हो, दिखा के दिखाता हूँ यहाँ पे. ये रहा हमारी स्प्रिंजिंग लाइन. सो दिस अवर स्प्रिंजिंग लाइन. और इस आर्च का जो सेंटर है वो स्प्रिंजिंग लाइन पे लाई करता है. सो द सेंटर ऑफ दिस आर्च फॉल्स ओवर द स्प्रिंजिंग लाइन. तो दिख रहा है, ये तो बहुत बढ़िया विजुअलाइजेशन हो रही है यहाँ से. तो यू कैन सी, तो इसका जो सेंटर है वो किसके ऊपर है, स्प्रिंजिंग लाइन के ऊपर है. क्लियर चीज. द थ्रस्ट इज ट्रांसफर्ड बाय दिस आर्च ओवर द अब्यूटमेंट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे जो थ्रस्ट ट्रांसफर होती है किसमें होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है. क्यों, क्योंकि इसमें जो स्क्यू बैक है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है. हियर द स्क्यू बैक इज हॉरिजॉन्टल. तो एक ये भी आर्च निकल के आती है शेप के बिहाफ पे. दिस इज आल्सो वन ऑफ द आर्च ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. तो हम लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स, आई कैन मेंशन ऑल द पॉइंट्स. सो दिस इज अवर आर्च, ये हमारी कंसर्न्ड आर्च है. तो पहला पॉइंट क्या लिखा था, या पहला पॉइंट क्या बताया था, पहला पॉइंट, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, सो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, so it is the modification of segmental arch. ये modification है किसकी, segmental arch की. so it is the modification of segmental arch in which center lies over the, in which center lies over the springing line, center lies over the springing line, जिसमें center lie कर रहा है किसके ऊपर, springing line के ऊपर. तो ये चीज भी दिख रही है हमें, which can be seen from this. क्लियर है की कहानी. ये थ्रस्ट को ट्रांसफर करता है किस डायरेक्शन में, सो वी कैन से द थ्रस्ट, ये भी डायग्राम में बना के दिखा दूंगा. ये थ्रस्ट ट्रांसफर्ड, the thrust transferred by this arch over abutment, by this arch over abutment, over abutment is in vertically downward direction, is in vertical डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये चेक कर लो. तो यहाँ पे जो थ्रस्ट ट्रांसफर हो रही है वो किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है. तो थ्रस्ट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्यू बैक क्या होता है, इंक्लिनेशन पे होते हैं. पीछे स्क्यू बैक कितने एंगल पे था, पिछले केस में स्क्यू बैक 60 डिग्री के एंगल में था विद द हॉरिजॉन्टल. क्लियर है, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर ऑन दिस. तो ये भी हमारी एक आर्च होती है किसके बिहाफ पे, शेप के बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द नेक्स्ट ऑफ द शेप विच इज अवेलेबल, जो अगली शेप है हमारे पास आर्च की, इज टर्म्ड एज हॉर्स शू आर्च. द नेक्स्ट ऑफ द आर्च विच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज हॉर्स शू आर्च. तो ये सेमी सर्कुलर आर्च थी. द नेक्स्ट ऑफ द आर्च अवेलेबल इज टर्म्ड एज हॉर्स शू आर्च. इसको एक बार जूम करके दिखाता हूँ. फर्स्ट आई जूम इट ऑफ ताकि आपको एक बार इसकी शेप दिखे, देन वील मेंशन दी पॉइंट्स ऑफ दिस आर्च, उसके बाद मेंशन करते हैं. तो हॉर्स शू आर्च जरा देखना है इसकी शेप. तो अगेन अ प्रैक्टिकल पिक्चर इज बीइंग शोन टू यू सो दैट यू आर एबल टू विजुअलाइज कि हॉर्स शू आर्च क्या होती है. सो यू कैन से हॉर्स शू आर्च
is incorporation of more voisers than semicircular arch. इसमें जो voisers हैं वो आपको किससे ज्यादा मिलेंगे? So it incorporates more voisers than सेमी सर्कुलर आर्च. तो आप बोल सकते हो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ सेगमेंटल आर्च है जिसमें वॉइजर्स का नंबर किससे ज्यादा निकल के आता है? सेमी सर्कुलर आर्च से ज्यादा निकल के आता है. इसको जनरली प्रोवाइड किया जाता है आर्किटेक्चरल कंसीडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. इनफैक्ट जो आपको पिक्चर दिखा रखी है वो आर्किटेक्चरल कंसीडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रखी है. हेंस दिस पिक्चर इज बीइंग शोन टू यू ताकि एक माइंड में आपके विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाए. सो दिस टाइप ऑफ आर्च इज टर्म्ड एज व्हाट? इस आर्च को हम बोल देते हैं, तो दिस टाइप ऑफ आर्च इज टर्म्ड एज हॉर्सशू आर्च. तो इसको हॉर्सशू आर्च बोला जाता है. क्लियर है? तो ये भी शेप के बेहाफ पे क्लासिफाइड है. इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ओनली. सो वी कैन से द आर्च, we can say the arch has a shape of, the arch has a shape of a horseshoe. अब यहाँ पे मेरा वीडियो आता है तो आपको यहाँ पे दिखेगी नहीं ये चीज, इसलिए इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ऊपर. So the horse, so the arch has a shape of horseshoe, has a shape of horseshoe, and incorporates more and incorporates more units than semicircular arch. Then semicircular arch. Then semicircle arch. Clear चीज. Next point of reference क्या बताया था? It is mainly provided for. It is mainly provided for. So it is mainly provided for architectural. It is mainly provided for architectural consideration. So it is mainly provided for architectural consideration. ये जनरली प्रोवाइड की जाती है आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन के लिए. तो कितने तरह की आर्च बता दी शेप के बिहाफ पे. पहली थी हमारी फ्लैट आर्च जिसमें इंट्राडोज एक्स्ट्रा डोज फ्लैट होता है, और जो एंगल बनाती है स्क्यू बैक वो कितना एंगल बना लेती है? 60 डिग्री का एंगल बना लेती है. इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. फिर हमने डिस्कस करी सेगमेंटल आर्च. फिर हमारी थी सेमी सर्कुलर आर्च विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेगमेंटल आर्च, और ये हमारी है हॉर्सशू आर्च. ये भी एक टाइप की सेगमेंटल आर्च है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ सेगमेंटल आर्च. आगे बढ़ते हैं. we'll carry forward we'll go for the next of the arch now. So next of the arch on the basis of the shape. So next of the arch on the basis of the shape is termed as pointed arch. नंबर नहीं पता मेरे को कौन सा है, 5वां नंबर है. So next of the arch is termed as pointed arch. Pointed arch is further of two types. दोनों दिखा रखी हैं आपको. So pointed arch is further of two types, equilateral and isosceles. So next of the arch is termed as pointed arch. एक बार मैं जूम करके दोनों को दिखा देता हूँ. I'll zoom and show it to you. फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. तो दिस इज अवर इक्विलेटरल आर्च. समझ में आ रहा है नाम क्यों रखा हुआ इक्विलेटरल आर्च. और दूसरी हमारी पॉइंटेड आर्च है, इट इज नोन एज आइसोसेलेस आर्च. तो ऊपर वाली इक्विलेटरल थी, नीचे वाली आइसोसेलेस आर्च है. क्लियर चीज. ये जो पॉइंटेड आर्च है इसको गोथिक आर्च भी बोला जाता है. द पॉइंटेड आर्च इज ऑल्सो टर्म्ड एज गोथिक आर्च. फर्क क्या होता है इन दोनों के अंदर? इसमें जो ट्राइंगल बन रहा है इस आर्च के अंदर, द ट्राइंगल विच इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द क्राउन एंड द टू स्प्रिंजिंग पॉइंट्स, उसके बिहाफ पे हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है. अगर अगर ये तीनों पॉइंट मिलके इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, इट विल बी टर्म्ड एज इक्विलेटरल आर्च. अगर ये तीनों पॉइंट मिलके आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं, इसको हम क्या बोल देंगे? आइसोसेलेस आर्च. इट विल बी टर्म्ड एज आइसोसेलेस आर्च. तो शेप के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन कर रखी है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप इट इज बीइंग टर्म्ड एज pointed arch. You can say isosceles arch, you can say equilateral arch. क्लियर चीज. रिपीट करना है इसमें से कुछ भी तो इसको भी मेंशन करके दे देता हूं मैं आपको. एक बार इसको जूम आउट करें. तो पॉइंटेड आर्च, तो पहला पॉइंट क्या बताया? इसको और क्या बोला जाता है? इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज व्हाट? पॉइंटेड आर्च को और क्या बोला जाता है? पॉइंटेड आर्च को हम गोथिक आर्च भी बोलते हैं. सो वी कैन से इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज गोथिक आर्च. तो ये सवाल आया हुआ है बहुत बार. गोथिक आर्च क्या होती है? पॉइंटेड आर्च ही होती है. क्लियर है. सो इट कंसिस्ट ऑफ, अब क्या होता है इसके अंदर? सो इट कंसिस्ट ऑफ इरेजर. सो इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या मिलेगा आपको? इट कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स ऑफ द सर्कल. सो इट कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स ऑफ सर्कल. सो इट कंसिस्ट ऑफ
टू आर्क्स ऑफ द सर्कल मीटिंग एट, कहाँ जाके मिलते हैं, क्राउन पे जाके मिलते हैं, सो मीटिंग एट द एपेक्स और क्राउन, टू आर्क ऑफ द सर्कल मीटिंग एट द apex, so meeting at the apex. Next, the triangle formed in this case, the triangle formed in this case may be equilateral, may be equilateral, the triangle formed in this case may be equilateral or isosceles, जिसके हिसाब से हमने इनका नामकरण किया हुआ है, on the basis of which it is being named. तो अगर ये ट्राइंगल जो बन रहा है वो इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल आर्च, अगर जो ट्राइंगल बन रहा है वो आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस आर्च. तो होती क्या है पॉइंटेड आर्च वो आर्च होती है विच कंसिस्ट ऑफ टू आर्क ऑफ द सर्कल. तो वो चीज भी आपको दिख रही है, इसमें दो आर्क है सर्कल के, पहला आर्क ये रहा, दिस इज द फर्स्ट आर्क ऑफ द सर्कल, और दूसरा आर्क ये रहा सर्कल का, तो सेकंड आर्क ऑफ द सर्कल. सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज पॉइंटेड आर्च. पॉइंटेड आर्च में भी इक्विलेटरल, पॉइंटेड आर्च में भी आइसोसेलेस. तो ये भी शेप के बिहाफ पे क्लासिफाइड है. दिस इज आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. क्लियर है? चलिए आगे. Shall we continue? Next of the arch. So next of the arch. Check करो. So next of the arch which is available. थोड़ा इसको zoom कर देता हूँ. So next of the arch is termed as Venetian arch. So next of the arch which is available is termed as Venetian arch. दिखा रखे Venetian arch. अब ये another form of pointed arch है. It is the another form of pointed arch जिसकी depth comparatively ज़्यादा होती है. It has deeper depth at the crown than that of the springings. तो उसकी डेप्थ जो होती है वो क्राउन पे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द स्प्रिंगिंग. तो डेप्थ ऑफ विच एट द क्राउन इज मोर देन दैट ऑफ द स्प्रिंगिंग. और डेप्थ क्या होती है वो आपको मैंने अलग से बता रखी है. डेप्थ क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्स्ट्राडोज एंड इंट्राडोज. तो वो चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, इट कैन बी सीन. तो अगर आप डेप्थ देखोगे क्राउन पे आपको ज्यादा मिलेगी और बाकी हॉच रीजन में कंपैरेटिवली कम मिलेगी. तो ये डेप्थ कंपैरेटिवली ज्यादा है. डेप्थ था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंट्राडोज एंड एक्स्ट्राडोज, सो लेट अस सपोज D1 D2, और ये हमारी डेप्थ है क्राउन पे D3, ये कंपैरेटिवली ज्यादा निकल के आती है. तो वेंटियन आर्च इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटेड आर्च इन विच द डेप्थ एट द क्राउन इज कंपैरेटिवली मोर देन द डेप्थ एट द स्प्रिंगिंग्स. क्लियर चीज. इसके टोटल 4 सेंटर होते हैं. इट हैज 4 सेंटर्स विच आर लोकेटेड ऑन द स्प्रिंगिंग लाइन. तो इसके 4 सेंटर है और चारों के चारों आपको कहाँ मिलेंगे, स्प्रिंगिंग लाइन पे ऊपर मिलेंगे. So it has 4 centers which are on the springing line. अब आप बोलोगे 4 सेंटर कैसे हैं, जरा ये बता देता हूँ 4 सेंटर कैसे हैं. So how it has 4 centers that can be referred. पहला सेंटर एक्स्ट्राडोज का, दूसरा सेंटर सेकंड ऑफ द सेंटर ऑफ इंट्राडोज. तो पहली सेंटर एक्स्ट्राडोज की, दूसरी सेंटर इंट्राडोज की, एक तरफ की. उसी तरीके से दूसरी तरफ की, उसी तरफ ही एक सेंटर हमारी एक्स्ट्राडोज की और एक सेंटर हमारी इंट्राडोज की. सो वन ऑफ द सेंटर ऑफ द एक्स्ट्राडोज, वन ऑफ द सेंटर ऑफ द इंट्राडोज. तो टोटल 4 सेंटर निकल के आते हैं इसके. सो टोटल इट हैज 4 सेंटर्स. 4 सेंटर बना के दिखा दिए, O1 O2 O3 O4. ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा इसके बारे में आपसे. सो दिस टाइप ऑफ आर्च इज टर्म्ड एज वेनिटियन आर्च. अब इसके बारे में मेंशन करके दे देता हूँ आपको. एक बार जूम इन करो. सो जूम्ड इन, थोड़ा डिस्प्लेस किया. Now I have to mention. So next of the arch कौन सा नंबर निकल के आ गया था, ये 5 हो गए मेरे ख्याल से, छठा. So next is Venetian arch. So next of the arch available is termed as Venetian arch. अब Venetian arch क्या होती है? It is a special type of, ये special type of pointed arch है. So we can say it is another form of pointed arch. So it is another form of pointed arch. ये दूसरा फॉर्म है pointed arch का. So it is another form of pointed arch. ये दूसरा फॉर्म है pointed arch का, in which depth at crown is more than depth at crown is more than depth at springing. तो क्राउन की डेप्थ ज्यादा होती है, स्प्रिंगिंग की डेप्थ कम होती है. नेक्स्ट, इट हैज 4 सेंटर्स ऑल ऑन वेयर, सारे के सारे लोकेटेड है स्प्रिंगिंग लाइन के ऊपर. all of which are located on
So all of which are located on springing line. So all of which are located on springing line. सारे के सारे located होते हैं springing line के ऊपर. So this type of arch is termed as Venetian arch. इस arch को Venetian arch बोल देते हैं. क्लियर है? तो ये छठे टाइप की आर्च थी ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. अब बात करते हैं सातवें टाइप की आर्च की. सातवें टाइप की आर्च है, इट इज टर्म्ड एज, so next of the arch, seventh. So seventh of the arch is termed as Florentine arch. So next of the arch to be referred is termed as Florentine arch. अब क्या है Florentine arch? चेक करना. This is similar to that of the Venetian arch. तो Florentine arch is similar to that of the Venetian arch only, except फर्क बस क्या है यहाँ पे? Except फर्क ये है कि इंट्राडोस इज अ सेमी सर्कल. इसका जो इंट्राडोस होता है वो सेमी सर्कल निकल के आता है. ऊपर इंट्राडोस था वो सेमी सर्कल नहीं था. इन प्रीवियस केस इंट्राडोस वाज नॉट सेमी सर्कल, इसीलिए इंट्राडोस के आपके दो अलग अलग सेंटर निकल के आ रहे थे. हेंस यू आर गेटिंग टू डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द इंट्राडोस. पर यहाँ पे जो इंट्राडोस है वो क्या है? यहाँ पर जो इंट्राडोस है वो एक सेमी सर्कल है. अगर इसका इंट्राडोस सेमी सर्कल है तो इसका मतलब यहाँ पे कितने सेंटर निकल के आ गए? यहाँ पे 3 सेंटर निकल के आ गए. तो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको. तो वी कैन से फ्लोरेंटाइन आर्च. Florentine arch is a special type of Venetian arch only. The only difference is here the intradose is a semicircle. अब क्योंकि इंट्राडोस सेमी सर्कल है इसका, ये चेक करो, क्योंकि इंट्राडोस सेमी सर्कल है इसका, इसके अब 4 सेंटर नहीं है, इसके अब 3 सेंटर ही है. इट हैज 3 सेंटर्स ओनली. तो एक जो इंट्राडोस है इसका तो पूरा सेंटर सेम ही चल रहा है, तो दिस इज सेम. बाकी के 2 सेंटर ये है, रेस्ट ऑफ द 2 सेंटर्स आर दिस. तो बाकी के 2 सेंटर आपको और बना के दे दिए, रेडियस है इसके. दीज आर द रेडियस. सो O1, O2, O3. इंट्राडोस का रेडियस आपको फिक्स मिलेगा. इंट्राडोस का रेडियस आपको मिलेगा फिक्स. इंट्राडोस का रेडियस मिलेगा फिक्स. ये हमारा इंट्राडोस का रेडियस है. इसको इस तरफ दिखा देता हूँ, इसको भी इस तरफ दिखा देता हूँ. इसको एलिमिनेट कर देते हैं, वहां पे बीच में दोनों ओवरलैप कर रहे थे. So this is the Florentine arch. So it is a special type of Venetian arch. ये special type of Venetian arch होती है जिसमें इंट्राडोस सेमी सर्कल होता है. अब इसको मेंशन कर देता हूँ, एक बार जूम इन करें, डिस्प्लेस करें, तो we can say it is a special type of, so it is special type of, it is a special type of Venetian arch. It is a special type of Venetian arch in which intradose is semicircle. जिसमें इंट्राडोस क्या है? सेमी सर्कल है. So this type of arch is termed as Florentine arch. अब कितने तरह की आर्च आ गई शेप के बिहाफ पे? So on the basis of shape we have flat arch, then we have segmental arch, then we have semicircular arch, then we have horseshoe arch. फिर इसके बाद आई थी पॉइंटेड आर्च. पॉइंटेड आर्च में भी इक्विलेटरल, पॉइंटेड आर्च में भी आइसोसेलेस. फिर इसके बाद हमने करी वेनेटियन आर्च, और अभी लास्ट में हमने करी फ्लोरेंटाइन आर्च. सो लास्ट ऑफ द आर्च वाज फ्लोरेंटाइन आर्च. आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट ऑफ द आर्च ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. अगली आर्च जो शेप के बिहाफ पे है, चेक करो शेप के बिहाफ पे. पेज को थोड़ा डिस्प्लेस करें. सो नेक्स्ट ऑफ द आर्च, 8वें नंबर की आर्च इज टर्म्ड एज रिलीविंग आर्च. So 8th point, this is termed as relieving arch. चेक करना, डायग्राम बना हुआ है इसका. So relieving arch. तो अगर मैं आपको इनकी पिक्चर्स नहीं दिखाता तो विजुअलाइजेशन बनती नहीं. तो ये सारी चीजें क्योंकि प्रैक्टिकल है, इन सबकी जब पिक्चर दिख जाती है हमें तो पूरी विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाती है. अब क्या होती है हमारी रिलीविंग आर्च? So relieving arch is constructed either on the flat arch or on the wooden lintel. तो दिख रहा है वो, ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसके ऊपर? फ्लैट आर्च के ऊपर. तो फ्लैट आर्च बनी हुई है, सो दिस इज फ्लैट आर्च. या फिर वुडन लिंटल के ऊपर बनाई जाती है टू प्रोवाइड द ग्रेटर स्ट्रेंथ. इसका काम होता है स्ट्रेंथ को एनहेंस कराना. जो एंड होते हैं रिलीविंग आर्च के, जो एंड होते हैं रिलेटिव आर्च के, इट मेक्स इट पॉसिबल टू रिप्लेस द लिंटल विदाउट डिस्ट्रप्शन ऑफ द मेसनरी अबव इट. तो कहने का मतलब ये है कि इस आर्च को हम प्रोवाइड करते हैं फ्लैट आर्च के ऊपर या लिंटल के ऊपर ही, जिसका काम होता है स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना. द पर्पस ऑफ इट इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्च ओनली.
क्योंकि रिलीविंग आर्च हमने बनाई, हमें एक फैसिलिटी मिली, हमें एक बेनिफिट मिला कि आप इस लिंटल को रिप्लेस कर सकते हो या आप इस नीचे वाली आर्च को रिप्लेस कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मेसनरी अबव इट। इसके ऊपर वाली मेसनरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नीचे वाली लिंटल, अब आप बोलोगे लिंटल क्यों चेंज करनी है, टिम्बर की लिंटल है वो डिके कर जाती है, इट डिकेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें उसको चेंज करना पड़ता है। तो जब उसको रिप्लेस करोगे स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So this type of arch is termed as relieving arch। इस आर्च को हम बोल देते हैं रिलीविंग आर्च। अब मेंशन करते थे सारे पॉइंट्स, क्या क्या बताया था। तो पहला पॉइंट बोला था, we say this arch is constructed, this arch is constructed, this arch is constructed on flat arch, so this arch is constructed on flat arch or wooden lintel, और वुडन लिंटल, और वुडन लिंटल। तो इसको हम बनाते हैं या तो फ्लैट आर्च के ऊपर या वुडन लिंटल के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था, नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि दिस आर्च मेक्स इट पॉसिबल, दिस आर्च मेक्स इट पॉसिबल, दिस आर्च मेक इट पॉसिबल, so this arch make it possible to replace, make it possible to replace the lintel, replace the lintel below it, replace the lintel below it without disturbing the, without disturbing the stability, without disturbing the stability of the structure, without disturbing the stability of the structure, बिना स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किए, इसको हम बोलते हैं रिलीविंग आर्च। The next of the arch available on the basis of the shape is termed as tilted arch। ये तो नाम आपने और कभी सुना होगा, कहाँ सुना होगा नाम बता देता हूँ, स्टिल्ट पार्किंग। तो यू मस्ट हैव हर्ड स्टिल्ट पार्किंग है ये, तो वो स्टिल्ट पार्किंग से ये टर्म निकल के आई है, या आप बोल सकते हो वो नाम यहीं से निकल के आया है। तो स्टिल्टेड आर्च, अब क्या होती है स्टिल्टेड आर्च, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्च विद टू वर्टिकल पोर्शंस। ये सेमी सर्कुलर आर्च है पर साथ में इसके पास क्या है, दो वर्टिकल पोर्शन भी है इसके अंदर। इसका जो सेंटर होता है इट लाइज अबव दी, इट लाइज अबव दी स्प्रिंजिंग लाइन। इसका जो सेंटर है वो स्प्रिंजिंग लाइन के ऊपर लाई करता है। सो सेंटर ऑफ दिस आर्च लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोर्शन। तो स्टिल्टेड आर्च क्या होती है, स्टिल्टेड आर्च कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्च विद टू वर्टिकल पोर्शंस। अभी दिखा देता हूं मैं आपको, इसमें दो वर्टिकल पोर्शंस कौन से हैं, दीज आर द टू वर्टिकल पोर्शंस। तो इन दो वर्टिकल पोर्शंस की हम बात कर रहे हैं। इन दो वर्टिकल पोर्शंस के ऊपर आपको क्या मिल जाएगी, सेमी सर्कुलर आर्च मिल जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ आर्च इज टर्म्ड एज स्टिल्टेड आर्च। तो है तो सेमी सर्कुलर आर्च पर साथ में आपको दो वर्टिकल पोर्शन भी मिलेंगे इसके ऊपर, टू वर्टिकल पोर्शंस आर आल्सो देयर। तो इसका जो सेंटर होता है वो कहाँ लाई करता है, इसका सेंटर लाई करता है उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर विच इज पासिंग फ्रॉम, विच इज पासिंग फ्रॉम वेयर, विच इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर द वर्टिकल पोर्शन स्टार्ट्स, जहां से वर्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। सो दिस टाइप ऑफ आर्च इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्टिल्टेड आर्च। तो लिख देते हैं इसके बारे में, ये कौन सा नंबर था, मेरे ख्याल से 9th नंबर था इसका, तो 9th नंबर। तो ये भी शेप के बिहाफ पे क्लासिफाइड है, तो कोई ना कोई सवाल मिलेगा आपको इसमें से अगर आर्च के ऊपर प्रॉब्लम आती है। तो शेप के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन, सो विल से इट कंसिस्ट ऑफ, so we'll say it consists of semicircular, so it consists of semicircular arch, so it consists of semicircular arch with two vertical portions, with two vertical portions, with two vertical portions। साथ में क्या है इसके पास, दो vertical portions हैं at the springings, with two vertical portion at the springings। क्लियर है। इसका सेंटर कहाँ लाई करता है, the center of this arch, the center of this arch, the center of this arch lies on, the center of this arch lies on horizontal line, lies on horizontal line passing, lies on horizontal line passing from top of the vertical portion, from top of the vertical portion। तो ये जानकारी भी आपको निकाल के दे दी, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो कितनी आर्च आ गई शेप के बिहाफ पे, स्टिल्टेड आर्च है,
फिर रिलीविंग आर्च है हमारी, फिर हमारी फ्लोरेंटल लाइन आर्च थी, फिर वेनिटियन आर्च थी हमारी, देन आइसोसेलस, इक्विलेटरल, हॉर्स शू शेप्ड आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च, सेगमेंटल आर्च, और सबसे पहली वाली कौन सी थी, फ्लैट आर्च। तो ये सारी की सारी आर्च किस बिहाफ पे चल रही है, ऑल दीज आर्चेस आर बीइंग क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। क्लियर है पूरी कहानी? वेट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना है उसमें से किसी के लिए? चलिए, तो पहली जो क्लासिफिकेशन थी हमारी किसके बिहाफ पे थी? द फर्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? तो जो पहली क्लासिफिकेशन निकल के आ रही थी वो हमारी शेप के बिहाफ पे निकल के आ रही थी। तो फर्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। अब जो हमारी क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंटर्स पे है, कितने सेंटर है हमारे आर्च के अंदर। सो नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंटर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ, तो अगली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of on the basis of number of center। so on the basis of number of center, हमारी आर्च में कितने सेंटर्स हैं? so on the basis of number of centers, so on the basis of number of centers। अब सेंटर कितने हो सकते हैं? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। So an arch may be one-centered arch, an arch may be two-centered arch, an arch may be three-centered arch, an arch may be four-centered arch. So depending upon the number of centers, the arch are being classified. अब जो सिंगल सेंटर्ड आर्च होती है, जो वन सेंटर्ड आर्च होती है, इसको एक और नाम दिया जाता है बुल आई आर्च, जो मैंने डायग्राम में आपको बना के दिखा रखी। तो उसको जूम कर देता हूं मैं, आई जूम इट ऑफ ताकि आपको दिखे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेंटर्स, so depending upon the number of centers, the arch is being classified as one centered, two centered, three centered or फोर सेंटर्ड आर्च। फोर सेंटर्ड आर्च को टूडर आर्च भी बोला जाता है। फोर सेंटर्ड आर्च में ऑल्सो भी टर्म्ड एज टूडर आर्च। अभी आपको डायग्राम दिखा दूंगा मैं आपको, आई शो द डायग्राम। फाइव सेंटर्ड आर्च भी होती है, पांच सेंटर में निकल के आ सकते हैं आर्च के अंदर। सो व्यू में है फाइव सेंटर्ड आर्च, तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार पहले, फिर सबके डायग्राम दिखा दूंगा, देन आई शो द डायग्राम ऑफ ऑल। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेंटर्स, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंटर्स, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ centers, arches are classified as follows, arches are classified as follows। हम आर्च को क्लासीफाई कर सकते हैं as follows। जैसे पहली वन सेंटर्ड आर्च, जैसे एग्जांपल वन सेंटर्ड आर्च। अब वन सेंटर्ड आर्च के कौन कौन से एग्जांपल है पूछ लेगा आपसे। तो वन सेंटर्ड आर्च के कौन कौन से एग्जांपल है, दैट विल बी आस्क्ड। जैसे हमारी सेगमेंटल आर्च, तो पीछे बताई थी सेगमेंटल आर्च वन सेंटर्ड आर्च है। फिर हमारी आई थी सेमी सर्कुलर आर्च, फिर हमने डिस्कस करी थी सेमी सर्कुलर आर्च, वो भी क्या है, वन सेंटर्ड आर्च है। देन हमारी आई थी फ्लैट आर्च, ये भी कैसी है, वन सेंटर्ड आर्च है। देन हमारी आई थी हॉर्स शू आर्च, सो हॉर्स शू आर्च ये भी कैसी है, वन सेंटर्ड आर्च है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टिल्टेड आर्च, अभी लास्ट में करी थी आपने स्टिल्टेड आर्च, ये भी कैसी है, वन सेंटर्ड आर्च है। सो दिस इज ऑल्सो वन सेंटर्ड आर्च। तो ये सारी की सारी आर्च इस कैटेगरी में फॉल करती है। एक और हमारे पास आर्च होती है विच इज नोन एज बुल आई आर्च, जो आपको डायग्राम में बना के दिखा रखी है। और लास्ट है हमारी बुल आई आर्च। सो लास्ट ऑफ द आर्च अवेलेबल इज टर्म्ड एज बुल आई आर्च। तो वन सेंटर्ड आर्च का मतलब क्या है, वो आर्च जिसका एक ही सेंटर हो। अब पीछे हमने जो शेप के बिहाफ पे क्लासिफाई कर रखी थी वो तो है ही, सेगमेंटल आर्च है, फिर हमारी सेमी सर्कुलर आर्च है, हमारी फ्लैट आर्च है, हमारी हॉर्स शू शेप्ड आर्च है, फिर हमारी स्टिल्टेड आर्च है। उनके अलावा आपको क्या बना के दिखाई है, बुलसाई आर्च। सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज बुलसाई आर्च। कहाँ प्रोवाइड करते हैं, सर्कुलर विंडो में प्रोवाइड करते हैं। तो बुल आई आर्च इज प्रोवाइडेड व्हेन द विंडो इज सर्कुलर। तो डायग्राम में दिख रहा है आपको। तो जब आपको डायग्राम दिखा रहा है, पिक्चर दिखा है, पूरी कहानी क्लियर हो जाती है इस पिक्चर से। द एंटायर स्टोरी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पिक्चर ओनली। तो ये हमारी वन सेंटर्ड आर्च है, दिस इज अवर वन सेंटर्ड आर्च। देन वी आल्सो हैव टू सेंटर्ड आर्च। तो हमारे पास टू सेंटर्ड आर्चेस भी हैं। सो टू सेंटर्ड आर्च, नाम से समझ में आ रहा है, वो आर्च जिसके दो सेंटर है, इसको हम क्या बोल देंगे, तो आर्च हैविंग टू सेंटर्स विल बी टर्म्ड एज टू सेंटर्ड आर्च। अब यहाँ पर कौन कौन सी आती है, विच ऑफ द आर्च फॉल्स इन दिस कैटेगरी, पॉइंटेड आर्च। तो पॉइंटेड आर्च फॉल्स इन दिस कैटेगरी, क्यों, दो सेमी सर्कल होते हैं उसके अंदर। तो पीछे बताया था पॉइंटेड आर्च में क्या मिलेंगे आपको, दो सेमी सर्कल मिलेंगे, तो वो उस कैटेगरी में आ जाती है। तो पॉइंटेड आर्च हो गई, फिर
वेलिन आर्च हो गई, और हमारी उसकी जो मॉडिफिकेशन होती है फ्लोरेंटाइन आर्च. तो पॉइंटेड आर्च, देन यू कैन से फ्लोरेंटाइन आर्च, वो भी इस कैटेगरी में आ गई, दैट ऑल्सो फॉल्स इन दिस कैटेगरी. क्लियर है पूरी कहानी. फ्लोरेंटाइन आर्च में आपको 3 सेंटर में मिल जाएंगे. यू मे ऑल्सो गेट 3 सेंटर्स इन फ्लोरेंटाइन आर्च. तो 2 सेंटर भी हो सकते हैं, 3 सेंटर भी हो सकते हैं फ्लोरेंटाइन आर्च के अंदर. तो पॉइंटेड आर्च और फ्लोरेंटाइन आर्च, क्लियर चीज. नेक्स्ट वी हैव 3 सेंटर्ड आर्च, जो पिक्चर में आपको दिखा रखी है बना के. सो 3 सेंटर्ड आर्च, थ्रो 3 सेंटर्ड आर्च कौन सी है, पीछे बताया था. अगेन फ्लोरेंटाइन आर्च इज द एग्जांपल ऑफ दिस. तो फ्लोरेंटाइन आर्च इज द एग्जांपल ऑफ 3 सेंटर्ड आर्च. तो 3 सेंटर है आर्च के, नाम क्या रख दिया, फ्लोरेंटाइन आर्च. नेक्स्ट इज 4 सेंटर आर्च, 4 सेंटर है आर्च के. तो 4 सेंटर आर्च, जरा एग्जांपल बताएगा कोई इसका. 4 सेंटर्ड आर्च, अभी पीछे बताया था आपको. 4 सेंटर्ड आर्च, वेनिलियन आर्च इज द एग्जांपल ऑफ 4 सेंटर्ड आर्च. तो 4 सेंटर है वेलिनियन आर्च के अंदर. So in Valenian arch there are 4 centers that will be termed as 4 सेंटर्ड आर्च. एक और आर्च भी आती है इसके अंदर which is termed as Tudor arch. जो बताया था 4 सेंटर्ड आर्च is also termed as Tudor arch. अभी डायग्राम दिखा दूंगा मैं आपको. I'll show you the diagram of this Tudor arch also. देखूंगा डायग्राम अवेलेबल है या नहीं है. और आखिरी है हमारे पास 5 सेंटर्ड आर्च. तो आखिरी है हमारे पास 5 सेंटर्ड आर्च. तो 5 सेंटर है इस आर्च के. There are 5 centers of this arch. होती कौन सी है, elliptical arch. So semi-elliptical arch is an example of 5 centered arch. तो semi-elliptical arch is an example of 5 centered arch. ये example है 5 centered arch का. तो 1 centered arch दिख रही है डायग्राम में आपको. One of the example of this Bolai arch. 3 centered arch का आपको example बताया. 3 centered arch means what? Florentine arch. तो Florentine arch बना के दिखा रखी है आपको. Next आगे देखते हैं 4 centered arch. So this is the 4 centered arch. और जिसका एग्जाम्पल मैंने जो दिखाया है यहाँ पे वो टूडर आर्च है. तो 4 सेंटर्ड आर्च हमारी वेलिनियन आर्च भी होती है. तो 4 सेंटर्ड आर्चेस, हाँ, तो 4 सेंटर्ड आर्चेस वेनिटियन आर्च. वेनिटियन आर्च के अलावा आपको क्या बना के दिखाया है यहाँ पे, टूडर आर्च बना के दिखाई है. सो दिस इज टर्म्ड एज टूडर आर्च. तो इट हैज 4 सेंटर्स. तो इसमें 4 सेंटर होते हैं. तो दिस आर्च कंसिस्ट ऑफ 4 सेंटर्स. तो दिस टाइप ऑफ आर्च इज टर्म्ड एज टूडर आर्च. इस आर्च को टूडर आर्च बोला जाता है. चलिए आगे. नेक्स्ट इज 5 सेंटर्ड आर्च. 5 सेंटर्ड आर्च 5 सेंटर है, सेमी इलिप्टिकल. सो दिस आर्च हैज 5 सेंटर्स. 5 सेंटर है इस आर्च के. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज सेमी इलिप्टिकल आर्च. तो पहली क्लासिफिकेशन शेप के बिहाफ पे, दूसरी क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ सेंटर के बिहाफ पे, कि हमारी आर्च में कितने सेंटर्स हैं. अगर मैं सिर्फ बोल के बताता तो ये चीज इतनी क्लियर नहीं होती जितनी डायग्राम से क्लियर हो जाती है. तो हेंस फॉर एवरी ऑफ द आर्च आई हैव शोन द प्रैक्टिकल डायग्राम आल्सो. इसलिए हर एक आर्च के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल डायग्राम बना के दिखाया है. नेक्स्ट अगला तरीका क्या है क्लासिफिकेशन करने का. अगला तरीका जो क्लासिफिकेशन करने का वो है the next of the method available for classification of the arch is on the basis of what, on the basis of the material. तो कैसा मटेरियल आपने यूज किया उसके बिहाफ पे हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है. अगर आपने स्टोन्स यूज कर रखे हैं तो स्टोन आर्च. स्टोन आर्च फिर से आगे रबल भी हो सकती है, एस्लर भी हो सकती है. इट में भी रबर आल्सो, इट में भी एस्लर आल्सो. अगर आपने ब्रिक को यूज कर रखा है आर्च बनाने में, इट इज ब्रिक आर्च. फिर अगर आपने कंक्रीट को यूज कर रखा है आर्च बनाने में, सो इट इज कंक्रीट आर्च. सो नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्चेस, तो जो अगली क्लासिफिकेशन है आर्चेस की, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड. तो तीसरा मेथड जो क्लासिफाई करने का है, सो थर्ड ऑफ द मेथड अवेलेबल इज ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल यूज्ड. So on the basis of material used. So next method is on the basis of material used. कैसा मटेरियल यूज किया हमने आर्च बनाने के अंदर. तो पहले मैं क्लासिफाई कर देता हूं उसे. फर्स्ट इज व्हाट, पहली क्लासिफिकेशन क्या मिलेगी, स्टोन आर्च. सो फर्स्ट विल बी स्टोन आर्चेस. अब स्टोन आर्चेस भी आगे दो तरह की हैं, रबल आर्च हो जाएगी और हमारी एस्लर आर्च हो जाएगी. सो विल से फर्स्ट इज रबल, नेक्स्ट इज एस्लर. दोनों में डिफरेंस को बता सकते हो. रबल में आपको फिनिशिंग प्रॉपर नहीं मिलेगी, एस्लर में आपको फिनिशिंग प्रॉपर मिलेगी. यू विल फाइंड द प्रॉपर फिनिश्ड आर्च इन केस ऑफ एस्लर मेसनरी. तो यहाँ पे हमने स्टोन यूज किया. नेक्स्ट अब किसको यूज कर लिया, हमने ब्रिक को यूज कर लिया.
So it will be termed as brick arches. So it will be termed as brick arches. अब brick arch भी आगे further classified है. So brick arches are also further classified. जैसे पहली rough brick arch, पहली हमारी क्लासिफिकेशन है रफ ब्रिक आर्च, तो दिखा रखिए रफ ब्रिक आर्च. तो फर्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज रफ ब्रिक आर्च. दूसरी है एक्स्ड ब्रिक आर्च. सो एक्स्ड ब्रिक आर्च सबको डिफाइन करके दे दूंगा आगे में. तीसरी है गेज्ड ब्रिक आर्च. सो गेज्ड ब्रिक आर्च. नेक्स्ट है पर्पस मेड ब्रिक आर्च. सो फोर्थ ऑफ द ब्रिक आर्च इज पर्पस मेड ब्रिक आर्च. अब क्या मतलब है इन सबका भी दिखाता हूं आगे. तो पर्पस मेक ब्रिक आर्च. तो ये क्लासिफिकेशन चल रही थी हमारे ब्रिक्स के बिहाफ पे. तो स्टोन आर्च, स्टोन यूज किया, ब्रिक आर्च, ब्रिक यूज किया. वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ द ब्रिक. और लास्ट हमारी क्लासिफिकेशन क्या निकल के आती है? लास्ट हमारी क्लासिफिकेशन निकल के आती है कि आपने किसको यूज किया हुआ है? आपने यूज किया हुआ है कंक्रीट को. सो कंक्रीट तीसरा. सो कंक्रीट आर्च. सो थर्ड इज कंक्रीट आर्च. सो थर्ड इज material use is concrete arch. तो material use is concrete. अब इसमें भी आपको आगे दो तरह की मिल जाएंगी, एक प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक और दूसरा कास्ट इन सीटू. तो एक कास्ट इन सीटू होती है, दूसरी प्रीकास्ट होती है, तो उसको भी लिख देता हूँ. तो एक है हमारे पास कास्ट इन सीटू, कास्ट इन सीटू आर्च, और दूसरी है हमारे पास प्रीकास्ट आर्च. तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रीकास्ट आर्च. चलो अब देखते हैं इसके अंदर. नाउ विल रेफर द डिफरेंस बिटवीन ऑल द आर्चेस. तो मटेरियल से तो समझ में आ गया फर्क आपको कि अगर स्टोन आर्च है तो इसका मतलब स्टोन यूज किया हुआ है, ब्रिक आर्च है इसका मतलब ब्रिक यूज किया हुआ है आपने, कंक्रीट आर्च है मतलब आपने कंक्रीट यूज किया हुआ है. तो ये क्लासिफिकेशन तो मटेरियल के बिहाफ पे थी. इसी के अंदर क्लासिफिकेशन चल रही है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्कमैनशिप. यहीं पर क्लासिफिकेशन चल रही है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्कमैनशिप. जैसे आई एम सेइंग रबल आर्च. रबल आर्च क्या होगी? रबल आर्च वो आर्च होगी जिसमें हमने मेसनरी वर्क रबल कर रखा है, तो रबल मेसनरी यूज कर रखी है. अब क्योंकि रबल मेसनरी यूज कर रखी है तो कंपैरेटिवली इंफीरियर वर्क हुआ है, इंफीरियर क्वालिटी का वर्क हुआ है. यहाँ पे आपको फिनिशिंग प्रॉपर नहीं मिलेगी, हियर फिनिशिंग विल नॉट बी प्रॉपर. बट इन एस्लर टाइप ऑफ स्टोन आर्च, एस्लर टाइप ऑफ स्टोन आर्च जितने भी वॉइडर्स होंगे वो प्रॉपरली फिनिश्ड होंगे. ऑल दी वॉइडर्स विल बी प्रॉपरली फिनिश्ड. ये कॉस्टली भी निकल के आएगी, इट विल कम आउट टू बी मोर कॉस्टली, पर इसकी एस्थेटिक अपीयरेंस भी कंपैरेटिवली क्या होगी? बेटर होगी. इस एस्थेटिक अपीयरेंस विल बी कंपैरेटिवली बेटर. तो हमें रबल मेसनरी और एस्लर मेसनरी में डिफरेंस पता है. इन डिटेल मैंने आपको पीछे सब कुछ बता रखा है. फिर आगे बढ़ते हैं. अगर आपने मटेरियल यूज किया ब्रिक, तो हम बोल देंगे ब्रिक आर्च. अब ब्रिक आर्च में भी आगे अलग फर्दर क्लासिफिकेशन है, रफ ब्रिक आर्च. अब क्या मतलब हुआ रफ ब्रिक आर्च का? रफ ब्रिक आर्च का मतलब है जो आपने आर्च बनाई रफ ब्रिक की मदद से. द आर्च व्हिच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ द रफ ब्रिक विल बी टर्म्ड एज रफ ब्रिक आर्च. इसमें जो जॉइंट्स होते हैं उनकी थिकनेस भी यूनिफॉर्म नहीं होती. इनके जो जॉइंट्स होते हैं उनकी थिकनेस क्या नहीं मिलेगी आपको? यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी. तो इनका सरफेस आपको रफ लगेगा, अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं होती, तो नाम रख दिया रफ ब्रिक आर्च. देन वी हैव एक्स्ड ब्रिक आर्च. अब ये क्या होती है एक्स्ड ब्रिक आर्च? ये वो आर्च होती है जिसमें हमने ब्रिक्स को कट कर रखा है वेज के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ द एक्स. तो एक्स ब्रिक्स आर्च नाम कहां से आया? ये वो आर्च है जिसमें हमने ब्रिक्स को कट कर रखा है वेज शेप के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ द एक्स. तो एक्स की मदद से काटा है. अब क्योंकि एक्स की मदद से काटते हैं फिर से सरफेस पे फिनिशिंग प्रॉपरली नहीं आती, फिर से सरफेस पे फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आती, तो उसको कट तो कर दिया आपने एक्स की मदद से, फिनिशिंग इज नॉट प्रॉपर, नाम क्या रख दिया? एक्स ब्रिक आर्च. नेक्स्ट इज गेज्ड ब्रिक आर्च, जिसका डायग्राम आपको दिखा रखा है, इसको जूम कर देता हूं मैं. तो दिस इज अवर गेज्ड ब्रिक आर्च. जरा चेक करके देखना इसको, गेज्ड ब्रिक आर्च क्या होती है. इट्स द टाइप ऑफ आर्च व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ द ब्रिक्स which are cut to exact shape and size. ये वो ब्रिक से बनी हुई है जिसको हमने exact shape और size में कट कर रखा है with the help of what? With the help of a wire saw. तो गेज्ड ब्रिक आर्च को हमने बनाने के लिए गेज्ड ब्रिक यूज करी और गेज्ड ब्रिक को हमने प्रॉपर शेप एंड साइज दी कट करके with the help of the wire saw. This type of arch is termed as what? गेज्ड ब्रिक आर्च. इस तरह की आर्च को हम क्या बोल देते हैं? गेज्ड ब्रिक आर्च. तो पहले वाली क्या थी हमारी? रफ. दूसरे में एक्स. कट तो किया हमने वेज के फॉर्म में, पर कट हमने एक्स की मदद से किया तो फिनिशिंग इतनी प्रॉपर नहीं निकल के आती. यहाँ पर फिनिशिंग भी प्रॉपर निकल के आई. फिर है पर्पस मेड ब्रिक. ये वो आर्च है जिसको हमने उन ब्रिक से बनाया हुआ है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग ही डिजायर्ड शेप और साइज में कर रखी है. तो पिछले वाले केस में जो आर्च बनी है उसमें ब्रिक्स तो स्टैंडर्ड साइज की थी, आपने बाद में उसको कट किया. पर पर्पस मेड ब्रिक आर्च वो होती है जिसमें ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग ही आप डिजायर्ड शेप और साइज की करते हो. कहने का मतलब है यहाँ पे कट करने की जरूरत नहीं पड़ती,
कट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब फायदा है इसकी फिनिशिंग और अच्छी निकल के आती है, इट्स फिनिशिंग कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली फार बेटर। तो ये हमारे ब्रेक आर्च है मटेरियल के बिहाफ पे और अंदर वर्कमैनशिप के बिहाफ पे। एंड द लास्ट ऑफ द आर्च इज टर्म्ड एज कंक्रीट आर्च। कंक्रीट आर्च में भी कास्ट इन सीटू में भी प्रीकास्ट। अगर आप कास्ट इन सीटू कर रहे हो, कास्ट इन सीटू कर रहे हो तो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो जो हमारे अब्यूटमेंट होंगे उसके साथ क्या कर देंगे, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कर देंगे। और अगर आप प्रीकास्ट ब्लॉक यूज कर रहे हो तो पहले से ब्लॉक बने होते हैं, हम साइड पे आके क्या कर देंगे, असेंबल कर देंगे, विल सिंपली असेंबल देम। कहाँ यूज करते हैं कॉन्क्रीट आर्च को, जहाँ पे लोड ज्यादा कैरी कर रहा हो, वेयर द लोड कैरी इज कंपैरेटिवली मोर, या स्पैन क्या हो ज्यादा हो, वेयर द स्पैन इज कंपैरेटिवली मोर, वहां पे हम कॉन्क्रीट आर्च को यूज कर लेते हैं। तो हमारी क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे चलती है, शेप के बिहाफ पे चलती है। हमारी क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे चलती है, हमारी क्लासिफिकेशन बिहाफ पे चलती है नंबर ऑफ सेंटर्स के बिहाफ पे। हमारी क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे चलती है, कौन सा मटेरियल यूज किया और वर्कमैनशिप कैसी है, विच टाइप ऑफ वर्कमैनशिप इज यूज्ड। दिस कंप्लीट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर आर्च। तो इसके बाद कोई भी टेक्निकल चीज नहीं बची आर्च के अंदर, सारी बता दी है। तो जो भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको इसी में से मिल जाएंगे, वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू विल बी गेटिंग विल बी फ्रॉम दिस डिस्कशन ओनली। सो हेयर आई हैव कंप्लीटेड द आर्च ऑल्सो, तो हमने लिंटल भी कर लिया, हमने आर्च भी कंप्लीट कर लिया। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक, अगले क्लास में मैं नया टॉपिक डिस्कस करूंगा। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।